उम्मीद करता हूँ सबने मेरी क्लास से बढ़िया तरीके से ली भी होगी और आप सब मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। मैं आपको पहले यह पढ़ाया था कि समसूत्री विभाजन होता है, उसमें दो अवस्थाएं होती है। एक होती है केंद्रक विभाजन, एक होता है कोशिका दैर्घ्य विभाजन। केंद्रक विभाजन अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे अपन कोशिका दैर्घ्य विभाजन। इसमें क्या होता है कि जो कोशिका दैर्घ्य विभाजन है वो कौन सी अवस्था में देखा जाता है? वो देखा जाता है लेट एनाफेज में। क्वेश्चन ये आएगा कि समसूत्री विभाजन में कोशिका दैर्घ्य देखा जाता है या कोशिका दैर्घ्य का विभाजन होता है, वो होता है लेट एनाफेज में। अब बात करेंगे आगे अपन इसकी प्रकार। अब बात करेंगे अपन साइटोकाइनेसिस में विदलन या साइटोकाइनेसिस क्या होता है। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। साइटोकाइनेसिस होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जंतुओं में, एक होता है पादपों में। जंतुओं में जो कोशिका विभाजन होता है ना, वो होता है खाच या विदलन प्रकार का। इंग्लिश में बोले तो कंस्ट्रक्शन एंड क्लीवेज प्रकार का। जबकि जंतुओं में कोशिका पट्टी प्रकार का होता है। ठीक है, बता देता हूं, दोनों के प्रकार बता देता हूं। पहले बात करेंगे अपन जंतु। यहां बात करेंगे अपन पादपों। जंतु में किस प्रकार का होता है, पादपों में किस प्रकार का होता है। जंतुओं में खाच या विदलन प्रकार का कोशिका दैर्घ्य विभाजन होता है। जंतुओं में किस प्रकार का होता है, खाच या विदलन। पादपों की बात करें, पादपों में दो प्रकार का होता है। कुछ भी बोल सकते हैं पर प्रकार एक ही होता है, लेकिन उसी के दो नाम होते हैं। कोशिका पट्टी, कोशिका पट्टी प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि खाच या विदलन क्या होता है, आगे बात भी करेंगे। क्या होता है कि इसमें एक सूक्ष्म तंतु आता है। वो सूक्ष्म तंतु क्या करता है कि इसके बीच में डायग्राम बना देता हूं। पहले आपको डायग्राम से ये समझा देता हूं। पहले ये डायग्राम लगभग सभी ने देखा होगा और एनसीईआरटी में ये डायग्राम है भी। ये क्या है, दो केंद्रक है। ठीक है, ये दो केंद्रों के बीच में क्या बनी, संकुचन वलय। ठीक है, संकुचन वलय बनी। इसके बाद में ये क्या बनी, दो कोशिकाएं। इसमें बताता हूं क्या हो रहा है। दो केंद्रक है, ये क्या बनी, संकुचन वलय। इसका थोड़ा विश्लेषण बताता हूं कि ये डायग्राम कैसे बना। दो कोशिकाएं, अलग अलग दो कोशिकाएं हो गई है। क्या हुआ, सूक्ष्म तंतु संकुचन वलय बनाएगा और वह संकुचन वलय क्या करती है कि जो कोशिका झिल्ली है ना, मान लीजिए ये कोशिका झिल्ली है, वो इसको बाहर से अंदर की तरफ ला रही है। इसका मतलब क्या कर रही है कि वो इसको अंदर खींच रही है। अंदर खींच रही है तो यूं हो जाएगी और ये दो भागों में बट जाएगी। देखिए इसी प्रकार हो रहा है डायग्राम। ये संकुचन वलय है, ये क्या कर रही है कि जो कोशिका झिल्ली होती है ना, उस झिल्ली को बाहर से अंदर की ओर खींच रही है। इसी कारण इसे अभिकेंद्री क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे अपन इसका थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बारे में लिखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। अब डायग्राम में समझाता हूं मैं।
ये क्या बनी, संकुचन वलय, या इसको कंस्ट्रिक्शन रिंग भी बोल सकते हैं। अपने क्या है कि यहाँ हिंदी मीडियम ज्यादा चलता है तो मैं इंग्लिश टर्म्स नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या हुआ, सूक्ष्म तंतुओं ने संकुचन वलय का निर्माण किया। वो संकुचन वलय क्या करेगी कि कोशिका झिल्ली को अंदर खींचेगी। जैसे ही वो कोशिका झिल्ली को अंदर की तरफ खींचेगी तो उसके दो भाग हो जाएंगे। यहां पर हो रहा है, ठीक है, अब बता रहा हूं। सबसे पहले सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म तंतु क्या करेंगे, संकुचन नलिका बनाएंगे, संकुचन वलय, संकुचन वलय। और यह संकुचन वलय क्या होगा, कोशिका झिल्ली को बाहर से अंदर खींचेगी। कोशिका झिल्ली को बाहर से अंदर खींचेगी। अंदर खींचेगी तो कौन सी क्रिया हुई, परिधि से केंद्र की तरफ आते हैं तो क्या होता है, अभिकेंद्री। क्या हुआ, अभिकेंद्री। ये तो फिजिक्स में पढ़ चुके हो आप कि केंद्र से या सॉरी परिधि से केंद्र की तरफ आते हैं तो वह क्रिया कौन सी होती है, अभिकेंद्री। देख लीजिए, सूक्ष्म तंतु आया, संकुचन वलय बनाया। संकुचन वलय क्या करेगी, कोशिका झिल्ली को अंदर खींचेगी। अंदर खींचेगी तो क्या होगा, अभिकेंद्री, और ये इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। अब बात करते हैं अपन पादपों में कि पादपों में क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले पादपों में क्या होता है कि जो संकुचन वलय होती है ना, वो बाहर से अंदर की ओर संकुचन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि पादपों में कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए वो बाहर से अंदर संकुचन तो नहीं कर सकती, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि इसमें पट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि भित्ति कैसे बनी। क्या हुआ, बेसिकली बता रहा हूं, कोशिकाओं में केंद्रक होता है, कुछ भी मान लीजिए, तर्कुतंतु प्लस गोल्जिकाय, ये दोनों क्या करेंगे कि ऐसे पदार्थों का स्त्रावण करेंगे जिससे भित्ति बढ़ती है। याद रखना, तर्कुतंतु और गोल्जिकाय ऐसे पदार्थों का स्त्रावण करेंगे जिससे क्या आएगी, पादपों में भित्ति बनेगी, ठीक है। एक नाम सबने सुना होगा, फ्रेगमोप्लास्ट। ये नाम तो बहुत ही कीमती है क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं आएगा, पहले बता देता हूं, लिख देता हूं यहां पर फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। कोशिकाओं के केंद्रक में, कोशिका का जो केंद्रक होता है ना, उसमें तर्कुतंतु और गोल्जिकाय ये दोनों मिलकर एक संरचना का निर्माण करेंगे। उस संरचना को फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। लिख देता हूं यहां पर, कोशिका के केंद्र में तर्कुतंतु व गोल्जी बॉडी
गोल्जी बॉडी मान लीजिए या गोल्जी काय। गोल्जी कॉइल मिलकर संरचना बनाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट क्या करता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का निर्माण करता है, और जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट को बढ़ा देगा तो क्या होगा कि इससे क्या है कि मध्य पटलिका बन जाएगी। और मध्य पटलिका होती है ना, वही तो इसमें होती है। पट्टी का प्रकार आ गया कि पट्टी का प्रकार की होती है। ये दोनों बढ़ा देती है। ठीक है, डायग्राम बता देता हूँ थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं डायग्राम के बारे में। यहाँ इतना लिख पाएंगे अपन। अब बात करते हैं इसका डायग्राम। लिख देता हूँ किन में बात कर रहे हैं अपन। पादपों। ठीक है, डायग्राम बना देता हूँ। ये क्या हुई? मध्य पट्टिका। मध्य पट्टिका। ठीक है, अब बताता हूं थोड़ा सा। कोशिका में केंद्रक है, उसमें तर्कु तंतु और गोल्जी काय, ये दोनों मिले तो क्या बना? फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, फ्रेगमोप्लास्ट बन गया। अब आती है कि फ्रेगमोप्लास्ट क्या करता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट को बनाता है। और सब जानते हैं, या मैं आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट है ना, वो क्या करता है कि मध्य पट्टिका का निर्माण करता है। ठीक है, मध्य पट्टिका बन गई। अब बात आती है कि जो मध्य पट्टिका तो बन गई, मध्य पट्टिका होती है ना, वो हमेशा बाहर से अंदर की ओर नहीं होती है, वो होती है केंद्र से परिधि की तरफ। देख लीजिए, केंद्र से परिधि की तरफ होती है मध्य पट्टिका। इसीलिए तो इसमें क्या होता है? अपकेंद्रण। ठीक है, ये दो भागों में बट जाएगी। जैसे ये भित्ति विकसित हुई, ये दो भागों में बट गई। ठीक है, लिख देता हूं जो मैंने बोला है। फ्रेगमोप्लास्ट मैंने बता दिया। फ्रेगमोप्लास्ट क्या कर रहा है कि सबसे पहले कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट बनाएगा। फ्रेगमोप्लास्ट कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट बनाएगा। वह इस या इससे क्या बनेगी? फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से क्या बनी? मध्य पट्टिका, मध्य पटलिका या पट्टिका, कोई भी बोल दीजिए आप। मध्य पट्टिका बनेगी। यहां तक कंप्लीट होता है कि मध्य पट्टिका बन गई है। मध्य पट्टिका है वो क्या हुई? अपकेंद्रण। इसमें क्या होता है? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण क्यों होता है इसका कारण बता देता हूं। हमेशा ध्यान रखना, मध्य पट्टिका का निर्माण केंद्र से परिधि की तरफ होता है, इस कारण इसे अपकेंद्रण भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे अपन समसूत्री विभाजन के महत्व।
अब बात करेंगे अपन समसूत्री विभाजन के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सॉरी महत्व की बात करेंगे, वो सवालों में होता है महत्व। इसके महत्व की बात करें, पहला इंपॉर्टेंस, समसूत्री विभाजन का उपयोग वृद्धि और विकास, यानी कि मान लीजिए कोई भ्रूण है, वो भ्रूणीय अवस्था में है, उसका विकास होगा समसूत्री विभाजन के द्वारा। दूसरी चीज, मान लीजिए आरबीसी होती है, उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। 120 दिन में आरबीसी तो हो जाएगी नष्ट, और फिर क्या आएगी? नई कोशिकाएं। इसका मतलब क्या हुआ? पुरानी कोशिकाएं नष्ट हुई, नई कोशिकाएं आई। कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन। मान लीजिए मैं चल रहा हूँ बाइक से, मेरे यहाँ चोट लग गई, ब्लड बह रहा है, कुछ दिनों में वापस यहाँ पर मरम्मत हो जाती है, वो कौन सा विभाजन? समसूत्री। सबसे पहले वृद्धि और विकास। वृद्धि व विकास सबसे पहली अवस्था। एग्जाम्पल की बात करें, भ्रूण विकास। एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप। भ्रूण विकास में इसका उपयोग होता है। दूसरी, मरम्मत और पुनरुद्धारण। मरम्मत व पुनरुद्धारण, ये क्या कर रहा है? इसकी भी सुन लेते हैं, ये क्या कर रहा है? पुरानी कोशिकाएं नष्ट, पुरानी कोशिकाएं नष्ट व नई कोशिका बनी, नई कोशिका बनना। एग्जाम्पल बता चुका हूं मैं, आरबीसी। आरबीसी 120 दिन में तो आरबीसी नष्ट होती है, और फिर वापस 120 दिन बाद में नई कोशिकाएं बढ़ जाती है। एक तरीका और बताता हूं, घाव और मरम्मत में भी इसका उपयोग होता है। यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं ना, घाव और घाव व चोट मरम्मत, ये भी किसके द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अब बात करेंगे अपन समसूत्री विभाजन के प्रकार। बात करेंगे, एक टॉपिक है केंद्रक कोशिका द्रव्य आयतन। क्या होता है? सबसे पहले मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा ढंग से, तरीके से, आराम से। ये मान लीजिए केंद्रक क्या हुआ? अक्ष, ठीक है। ये क्या हुआ? केंद्र के बाहर कोशिका दैर्घ्य, ये क्या हुआ? वाई। इसके बाहर ये आप द्वितीय मान लीजिए, कोशिका की द्वितीय मान लीजिए, ये मान लीजिए, ठीक है। ये कोशिका दैर्घ्य हो गया, ये कोशिका मान लीजिए। बता देता हूं, मान लीजिए ये जो अक्ष है ना, वो तो क्या हुआ? केंद्रक। वाई है, वो हुआ कोशिका दैर्घ्य, ठीक है। केंद्रक क्या करता है कि कोशिका का नियंत्रण करता है, ठीक है, सब जानते हैं। मान लीजिए कोशिका का आकार बढ़ गया, कोशिका का जो आयतन या आकार है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। जब कोशिका का आकार बढ़ेगा तो कोशिका दैर्घ्य का भी तो आयतन बढ़ेगा। कोशिका बढ़ी, कोशिका दैर्घ्य बढ़ा। जब कोशिका दैर्घ्य की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, तो जो केंद्रक होता है ना, उसको, उस कोशिका को नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो जाता है।
इसीलिए कोशिका दो भागों में बंट जाती है। तभी बताते हैं अपन कि कोशिका दो भागों में बंट जाती है। इसका सूत्र आता है केंद्रक आयतन बटा कोशिका दैर्घ्य का आयतन। सूत्र इंपॉर्टेंट है, क्या ये बोलते हैं इसको, सूत्र बता रहा हूं। केंद्रक का आयतन बटा कोशिका दैर्घ्य आयतन। एक बार दोबारा बता देता हूं। एक्स क्या हुई, कोशिका, सॉरी केंद्रक, वाई क्या हुआ, कोशिका दैर्घ्य। केंद्रक बटा या कोशिका का जो क्षेत्रफल या कोशिका का आयतन मान लीजिए, कोशिका का आयतन बढ़ा या कोशिका का आकार बढ़ा तो कोशिका दैर्घ्य भी बढ़ा। जब कोशिका दैर्घ्य की मात्रा ज्यादा हो गई तो जो केंद्रक है ना वो उसको नियंत्रित कर पाना, उसके लिए जो केंद्र के लिए नियंत्रित कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए केंद्रक क्या करता है कि कोशिका को दो भागों में बांट देता है बराबर, यही कारण है इसका बांटने का। अब बात करेंगे अपन समसूत्री विभाजन के प्रकार। समसूत्री विभाजन को प्रभावित करने वाले कारक, इसे लिख देते हैं अपन कारक जो इसको प्रभावित करते हैं। एक नाम तो सबने सुना होगा, कोलचिसिन। कोलचिसिन ये क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले चीज, कोलचिसिन पादप से व्युत्पन्न एक पदार्थ होता है, एल्कलॉइड। ठीक है, पहली चीज कोलचिसिन क्या करता है कि तर्कु तंतुओं के निर्माण को रोकता है। दूसरी बात, तीसरी बात, कोलचिसिन कौन सी अवस्था को प्रभावित करता है, मेटाफेज अवस्था को प्रभावित करता है। लिख देते हैं पादपों से व्युत्पन्न पदार्थ, पादपों से व्युत्पन्न पदार्थ कि यह पादपों से प्राप्त होता है। यह कौन सी अवस्था में होता है, एल्केलॉइड। जब पादप प्राप्त होता है ना, इस पादप से जो मान लीजिए पादप है उससे कोलचिसिन प्राप्त हो रहा है, वो कौन सी अवस्था में, एल्केलॉइड। एल्केलॉइड, ठीक है। अब बात आती है कि ये कौन सी अवस्था को प्रभावित करता है, या यह समसूत्री विभाजन में ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसे यह रोकता है। तर्कु तंतु निर्माण को रोकता है, तर्कु तंतु निर्माण तर्कु तंतुओं के निर्माण को रोकता है। कौन सी अवस्था में प्रभावी होता है, जो कोलचिसिन होता है ना वो कौन सी अवस्था में जो समसूत्री विभाजन की है उसमें प्रभावित होता है, मेटाफेज। एक काम और करता है ये क्या करता है कि गुणसूत्रों को डबल कर देता है। क्यों करता है, एनाफेज अवस्था का नाम सबने सुना है। एनाफेज अवस्था में क्या होता है कि सिस्टर क्रोमेटिड अलग तो नहीं होगी, अलग नहीं होगी तो गुणसूत्रों को दोगुना कर देगा। गुणसूत्र दोगुने, दोगुने कर देगा। पादपों से व्युत्पन्न पदार्थ होता है, एल्कलॉइड अवस्था में होता है, तर्कु तंतुओं के निर्माण को रोकता है और मेटाफेज अवस्था में प्रभावी होता है। अब लास्ट फाइनल टॉपिक होगा समसूत्री विभाजन के प्रकार। अब पढ़ते हैं गुण समसूत्री विभाजन है उसका प्रकार।
समसूत्री विभाजन प्रकार। समसूत्री विभाजन के प्रकार दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? एंडोमाइटोसिस एक होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, समझ लोगे आप। एंडोमाइटोसिस एक होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या हुआ, ये ले लेते हैं अपन, ब्लैक पेन ले लेते हैं। इसमें क्या हुआ, अंतरावस्था G1 M G2 ये 3 अवस्थाएं तो होगी, लेकिन गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होगा। कहने का मतलब एंडोमाइटोसिस में क्या होगा कि डीएनए की प्रतिकृति तो होगी, परंतु गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होगा। क्या होगा? डीएनए प्रतिकृति तो होगी, परंतु गुणसूत्र विभाजन नहीं होगा। गुणसूत्र विभाजन नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि डीएनए की प्रतिकृति तो होगी, लेकिन गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे गुणसूत्र का नाम बताइए जिसमें क्रोमेटिड्स होती है। कौन सा गुणसूत्र होता है जिसमें सारी क्रोमेटिड्स पाई जाती है? पॉलीथीन, याद रखिए, पॉलीथीन। इसमें क्या है, सभी क्रोमेटिड होती है, इसीलिए पॉलीथीन इसमें आता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। इसमें क्या होता है कि केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है। ठीक है, अपन आपको ये आता उतार लीजिए आप, इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा आपको। ठीक है, एक चीज बताता हूं। बहुत से स्टूडेंट ने पूछा कि सर गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ना उसको डबल क्यों करते हैं? बता देता हूं। मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या, यदि गुणसूत्रों की संख्या 2 है तो 1-1 का मियोसिस हो जाएगा। गुणसूत्रों की संख्या 4n है तो 2-2 का हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन जब गुणसूत्रों की संख्या 3 या 5 आ जाए तब क्या करेंगे? तब कैसे करेंगे? आधे आधे का मियोसिस। इसके लिए क्या करेंगे अपन? कोल्चिसिन का उपचार देंगे। क्या करेंगे? कोल्चिसिन। कोल्चिसिन के उपचार से क्या होता है कि यदि गुणसूत्रों की संख्या 3n है तो वो क्या हो जाएगी? 6। यदि गुणसूत्रों की संख्या 5n है तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। और 3-3 या 5-5 कोशिकाओं में मियोसिस हो जाएगा। लास्ट बार बता रहा हूं, लिख लेना। गुणसूत्रों की संख्या 2 है तो 1-1 में हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। 4 है तो 2-2 में हो जाएगा। यदि गुणसूत्रों की संख्या विषम आ गई 3 या 5 या 7 तो उस गुणसूत्र को कोल्चिसिन से उपचारित करो। जैसे ही कोल्चिसिन से उपचारित करेंगे तो 3n होगी तो गुणसूत्रों की संख्या 6 हो जाएगी। 5n है तो गुणसूत्रों की संख्या 10 हो जाएगी। और 3-3 या 5-5, सॉरी यहाँ 5 लिख देता हूँ, 5-5 में क्या होगा? मियोसिस। ठीक है, याद रखने की बात है।